नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीडीसी के जो 23 संस्करण हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर उनके जो एवरीवाई संस्करण उनके बारे में पढ़ा था। कौन सा संस्करण कब आया और किस संस्करण के कौन कौन संपादक थे, ये सब कुछ पढ़ लिया था हमने। इसके बाद हम आज देखेंगे कि डीडीसी हमने संपादक पढ़ लिए थे, तो वर्तमान में डीडीसी का जो प्रकाशन है, संपादक पढ़ चुके हैं तो संपादक के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रकाशन। तो डीडीसी के प्रकाशन की बात करेंगे हम। तो वर्तमान में डीडीसी का जो प्रकाशन कौन कर रहा है? वो कर रहा है ओसीएलसी। कौन कर रहा है? ओसीएलसी कर रहा है। ठीक है, तो डीडीसी का प्रकाशन ओसीएलसी कर रहा है। कब से कर रहा है? 1988 से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि डीडीसी का ओसीएलसी के द्वारा कब से प्रकाशन किया जा रहा है? 1988 से। ठीक है, डीडीसी के जो ओसीएलसी के जो एडिटर इन चीफ मतलब मुख्य संपादक, ओसीएलसी के वर्तमान में मुख्य संपादक कौन है? ओसीएलसी के वर्तमान में मुख्य संपादक कौन है? एडिटर इन चीफ कौन है? माइकल पेंजर। कौन है? माइकल पेंजर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओसीएलसी के मुख्य संपादक कौन है। देखो, ओसीएलसी ने 1988 से डीडीसी का प्रकाशन है वो करना शुरू किया है। और अब बात करते हैं ओसीएलसी के बारे में। देखो, ओसीएलसी का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। देखो, ओसीएलसी का पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। फ्रेड किलगोर करके पर्सन थे, उन्होंने इसकी स्थापना ओहियो में की थी। और उन्होंने किस नाम से की थी? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से ओसीएलसी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीडीसी का जो, अब एग्जाम में जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके कि डीडीसी का जो मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कार्य कौन करे, तो डीडीसी का मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कार्य कौन कर रहा है? एक तो कर रहा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वाशिंगटन डीसी में, उसका मुख्यालय है। 24 अप्रैल 1800 के अंदर की स्थापना हुई थी। और सबसे मतलब संसार का सबसे बड़ा ग्रंथालय भी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिका का है। फिर इसके बाद के अंदर आता है ओसीएलसी और एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी। ठीक है, एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी। जो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, डीडीसी का मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ओसीएलसी एंड एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी। तीनों संस्थाएं मिलकर एक साथ डीडीसी का क्या कर रही है? मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। रही बात डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन कौन कर रहा है? डीडीसी का वर्तमान में प्रकाशन ओसीएलसी कर रही है। ओसीएलसी डीडीसी का 1988 से क्या कर रही है? इसका प्रकाशन कर रही है। ओसीएलसी के वर्तमान मुख्य संपादक एडिटर इन चीफ कौन है? माइकल पेंजर हैं। और ओसीएलसी का पूरा नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। और ओसीएलसी की स्थापना 1967 में फ्रेड किलगोर नाम के पर्सन हैं, उन्होंने की थी। और उन्होंने ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं हम डीडीसी के विभिन्न मतलब कि संस्करण में, मतलब प्रत्येक संस्करण में कितने थे खंड आए थे, तो इसकी बात करते हैं। देखो, 1 से लेकर के 15 तक एक खंड में था। संपूर्ण डीडीसी जो है वो 1 से लेकर 15 संस्करण आए थे ना। 15 संस्करण आया था 1951 में, पहला संस्करण आया था 1876 में। तो 1 से लेकर के 15 संस्करण तक डीडीसी एक खंड में थी। 16 और 17, जो 16 और 17 एडिशन था वो 2 खंडों में था। कितने खंडों में था? 2 खंडों में था। फिर बात आती है 18 और 19, ये दोनों एडिशन थे वो कितने खंडों में थे? 3 खंडों में। कितने खंडों में थे? 3 खंडों में थे। ठीक है, पहला
1 से लेकर 15 तक 1 खंड, 16-17 में 2 खंड और 18-19 में 3 खंड। फिर 19 के बाद में आता है 20वां, 20वें से लेकर के 21, 22 और 23, 21, 22 और 23। वर्तमान में देखो 23वां एडिशन आया है फिलहाल इसका 2011 के अंदर। तो इन 20 से लेकर 23वें एडिशन तक इनमें खंडों की संख्या कितनी है? इसमें 4 खंड है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर जो पूछा जाता है वो 19वें एडिशन के बारे में पूछा जाता है कि 19वें एडिशन वर्तमान में कितने खंडों में है, या फिर पूछा जाता है तो अधिकतर 23वें एडिशन के बारे में पूछा जाता है कि 23वां एडिशन कितने खंडों में था। ठीक है, अब बात करते हैं हम डीडीसी की विशेषताओं की बात करते हैं। देखो, विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि भारत के अंदर डीडीसी का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पर हुआ तथा किसने किया। डीडीसी का भारत में उपयोग, देखो डीडीसी का जो भारत में प्रयोग है, डीडीसी का जो भारत में सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब हुआ था? 1915 में। डीडीसी का भारत में प्रयोग हुआ 1915 में। और किसने किया था? आर्थर डॉन डिकिंसन ने। आर्थर डॉन डिकिंसन ने। डिकिंसन 1915 में आर्थर डॉन डिकिंसन ने डीडीसी का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किया था पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। कहाँ पर? पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 1915 में आर्थर डॉन डिकिंसन ने डीडीसी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं डीडीसी के हिंदी अनुवाद की। देखो, डीडीसी का जो हिंदी अनुवाद है वो किया था किसने किया था? डीडीसी का हिंदी अनुवाद किया था, डीडीसी का हिंदी जो संस्करण है वो निकाला था किसने? पी.एन. गौड़। किसने निकाला था? पी.एन. गौड़। देखो, पी.एन. गौड़ का पूरा नाम है प्रभु नारायण गौड़। प्रभु नारायण गौड़। देखो, डीडीसी का हिंदी संस्करण पी.एन. गौड़ ने निकाला, प्रभु नारायण गौड़ ने निकाला। एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा गया है कि डीडीसी का हिंदी संस्करण किसने निकाला। अधिकांशतः पी.एन. गौड़ ही आता है, लेकिन फिर भी अगर अप्रोक्सीमेटली अगर पूरा नाम पूछे प्रभु नारायण तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना। जो हिंदी संस्करण निकाला वो किस नाम से निकाला था? सेलेक्टिव हिंदी डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। किसके नाम से निकाला था? सेलेक्टिव हिंदी डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हालांकि ये क्वेश्चन एक बार भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अगर अगला डीपली जाके सेकंड चैप्टर में डीडीसी में पूछेगा तो ये पूछेगा कि डीडीसी का जो हिंदी संस्करण था इसका नाम क्या था? सेलेक्टिव हिंदी डिविडेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं डीडीसी के प्रथम संस्करण की। किसकी? देखो, डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है, डीडीसी का प्रथम संस्करण आया था कब? आया था 1876 में। डीडीसी का प्रथम संस्करण आया था 1876 में। तो उसमें कितने पृष्ठ थे? 44 पृष्ठ। देखो, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन था उसमें कितने पेज थे, तो वो 44 पेज थे। देखो, और सबको याद भी है। और इसका जो नाम था वो भी बहुत बार पूछा गया। देखो, इसका नाम काफी लेंथी, मैं बता देता हूँ। ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग फॉर बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, जो है इस फर्स्ट एडिशन का नाम था। अब बात करते हैं इसके जो 44 पेजेस थे इनके डिवाइडेशन। क्योंकि एग्जाम में ये तो बहुत बार पूछ चुके हैं कि फर्स्ट एडिशन में कितने पेज थे वो है, लेकिन अब जो एग्जाम में डीपली जाकर के अगर पूछेगा तो वो क्या पूछेगा? इसके विभिन्न भागों के बारे में। देखो, इन 44 में से 12 तो क्या थी? 12 पेजों में तो थी भूमिका। 12 पेजों में तो क्या थी? भूमिका। 12 पेजों में थी अनुसूची। क्या थी? अनुसूची। ठीक है। 18 पेजों में थी इसकी अनुक्रमणिका। क्या थी? अनुक्रमणिका। ठीक है। और 2 पेजों में था इसका स्पष्टीकरण। 2 पेजों में क्या था? इसका स्पष्टीकरण। इस
प्रकार देखो 12 12 18 और 2 कितने हो गए, कुल टोटल 24 हो गए। देखो अब बात करते हैं इसकी, देखो भूमिका की, पहले बात करेंगे भूमिका की। देखो भूमिका की बात करें तो भूमिका मतलब कि इसमें ये बताया गया था कि डीडीसी का प्रयोग किस प्रकार से, मतलब कि डीडीसी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, वो किसके अंतर्गत आता है, भूमिका के अंतर्गत। अनुसूची जिसमें जो मतलब कि वर्ग बने हुए होते हैं वो अनुसूची होता है। अनुक्रमणिका जिसके माध्यम से हम अनुसूची में वर्गों को ढूंढते हैं वो क्या कहलाती है, अनुक्रमणिका। 2 स्पष्टीकरण के, ठीक है। अनुक्रमणिका की बात कर रहे हैं। देखो डीडीसी की जो अनुक्रमणिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेलविल डी है उन्होंने डिमोजेनिस मतलब कि डीडीसी के आविष्कार से ही अनुक्रमणिका को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो देखो डीडीसी के फर्स्ट एडिशन में अनुक्रमणिका का नाम था सब्जेक्ट इंडेक्स। क्या नाम था, सब्जेक्ट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डीडीसी के प्रथम संस्करण में अनुक्रमणिका का नाम क्या था, सब्जेक्ट इंडेक्स। जबकि द्वितीय संस्करण में इसका नाम कर दिया गया था रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स क्या कर दिया गया था, रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। प्रथम एडिशन में देखो इसका नाम था सब्जेक्ट इंडेक्स, सेकंड एडिशन में इसका नाम कर दिया रिलेटिव इंडेक्स। का मतलब होता है सापेक्षिक अनुक्रमणिका। क्या होता है, सापेक्षिक अनुक्रमणिका, ठीक है, सापेक्षिक अनुक्रमणिका। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार, क्योंकि कॉलन क्लासिफिकेशन है उसकी जो इंडेक्स होती है उसका नाम क्या है, सब्जेक्ट इंडेक्स। जबकि डीडीसी की अगर एग्जाम पूछा जाए डीडीसी की अनुक्रमणिका का क्या नाम है, रिलेटिव इंडेक्स। और कॉलन क्लासिफिकेशन की इंडेक्स का क्या नाम है, सब्जेक्ट इंडेक्स। लेकिन क्वेश्चन आए कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में इंडेक्स का नाम क्या था, तो वो क्या था, सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं डीडीसी के सेकंड एडिशन। देखो डीडीसी का जो सेकंड एडिशन था वो 1885 में आया था। कब आया था, 1885 में आया था। और इसमें पेजों की संख्या कितनी थी, 314 थी। इसका नाम क्या था, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। क्या था, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। वो क्या था, 1885 में जो सेकंड एडिशन आया था उसका नाम क्या था, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं डीडीसी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की। महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि सर्वप्रथम जो डीडीसी में है वो 0 से 9 तक किनका प्रयोग किया गया है, इंडो अरेबिक संख्याओं का, इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग किया गया है। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग किया गया है तो ये किस प्रकार के अंकन का उदाहरण है, ये डीडीसी शुद्ध अंकन। एग्जाम में पूछा जाए कि डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, तो वह है शुद्ध अंकन, ठीक है। अब देखो 0 से 9 मतलब कि डीडीसी को कितने भागों में, 10 भागों में, मतलब 10 विभाजन पद्धति का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, 10 विभाजन पद्धति का प्रयोग किया गया। देखो 10 विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं डेसेक्टोमी, DECACHOTOMY। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में अधिकतर इसकी स्पेलिंग ही पूछी जाती है, ठीक है। डीडीसी में किस विभाजन का, डेसेक्टोमी है, डाइकोटोमी, ऐसे क्या था, तो डेसेक्टोमी याद रखना है, ठीक है। शुद्ध अंकन हो गया डीडीसी में। अब देखो जो 10 विभाजन जो ये है, 10 विभाजन का जो प्रयोग किया गया वो किस पद्धति पर आधारित था, फ्रांसिस बेकन की पद्धति पर। फ्रांसिस बेकन करके एक पर्सन थे। उन्होंने फ्रांसिस बेकन ने अपने नाम से ही बेकन क्लासिफिकेशन पद्धति का आविष्कार किया था। और वो आविष्कार किया था 1695 में। कब किया था, 1695 में। तो उसमें क्या है कि 10 विभाजन का प्रयोग किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डीडीसी में
जो 10 विभाजन का प्रयोग किया गया वो किस पद्धति पर आधारित है, मतलब डीडीसी में जो 10 विभाजन का प्रयोग वो किस पद्धति से मेलविल ड्यूई ने लिया था, वो लिया था फ्रांसिस बेकन की पद्धति। फ्रांसिस बेकन की पद्धति आई थी 1695 में। अब बात करें डीडीसी में मुख्य वर्गों को जो जचाया गया है, मतलब मुख्य वर्गों का जो व्यवस्थापन का जो क्रम है वो किस वर्गीकरण पद्धति से लिया गया है, वो लिया गया WT हैरिस की पद्धति से। देखो WT हैरिस की पद्धति से जो मुख्य वर्गों का व्यवस्थापन से क्या मतलब है, देखो मतलब यह है कि जैसे डीडीसी में 000 नंबर बनता है तो 00 का होता है जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन होता है, फिर आता है 100 में आता है जैसे फिलोसोफी साइकोलॉजी, फिर फिलोसोफी साइकोलॉजी 200 आता है, 200 में रिलीजन है, फिर सोशल साइंस आता है, फिर लैंग्वेज आता है। मतलब जो जैसे फिलोसोफी रिलीजन रखा, उसके बाद फिलोसोफी साइकोलॉजी रखा, उसके बाद रिलीजन रखा, उसके बाद सोशल साइंस रखा, सोशल साइंस के बाद में लैंग्वेज रखा, लैंग्वेज का प्योर साइंस रखा, उसके बाद टेक्नोलॉजी रखी। जो ये क्रम रखा उन्होंने वो किस पद्धति से लिया था, WT हैरिस की पद्धति। देखो ये जो WT हैरिस की पद्धति है वो कब आई थी, ये आई थी 1870 में। कब आई थी, 1870 में, ठीक है। अब ये जो WT हैरिस ने 1870 में जो ये पद्धति बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 1870 में WT हैरिस ने किसका आविष्कार किया था, हैरिस क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि देखो डीडीसी किस पर आधारित है, देखो मैंने दो नाम बताए, एक तो फ्रांसिस बेकन और एक WT हैरिस। लेकिन अगर दोनों में से अगर एक ही ऑप्शन में हो तो वो करना ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करना है, WT हैरिस कि डीडीसी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, तो वो क्या होगा उसका उत्तर WT हैरिस, न कि फ्रांसिस बेकन। यदि स्पष्ट रूप से अगर ये कहता है अगला कि जो डीडीसी में 10 विभाजन की जो प्रक्रिया है वो किस पद्धति पर आधारित है, तो फिर वो फ्रांसिस बेकन करना है, ठीक है। अब देखो डीडीसी में जो छोटे से जो छोटा अंक मतलब क्लास नंबर बनता है वो कितने अंकों का, 3 अंकों का बनता है, ठीक है, 3 अंकों का। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी में छोटे से छोटा क्लास नंबर वर्गांक है वो कितने अंकों का बनेगा, 3 अंकों का। 3 अंकों के बाद डीडीसी के अंदर डॉट का लगाया, कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, डॉट का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो विलियम शेक्सपियर का नंबर लोगे तो कितना बनेगा, 822.33 बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि देखो 3 अंकों के बाद में जो डॉट लग रहा है ना, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 3 अंकों के बाद क्या लगाया जाता है, डॉट लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो ये डॉट लगाया जाता है तो ये डॉट क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन ये है कि आंखों को आराम और वाणी को विराम, आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए इस डॉट का प्रयोग किया जाता है। देखो 3 अंकों के बाद जो डॉट का प्रयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, आंखों को आराम देने के लिए और वाणी को विराम देने के लिए 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एनवीएस का पेपर उठा के देख लेना, आप केवीएस का पेपर उठा के देख लेना, और चाहे आप लाइब्रेरी साइंस से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन हमेशा आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रंगनाथन ने डीडीसी को रंगनाथन ने डीडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है उसको सभी वर्गीकरण पद्धतियों की क्या कहा है, अधिनेत्री का है। क्या कहा है, अधिनेत्री। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डीडीसी है सभी वर्गीकरण पद्धतियों की जननी, देखो ऐसे ऑप्शन आएंगे, सभी वर्गीकरण पद्धतियों की जननी, अधिनेत्री, उद्गम। तो इस प्रकार के जो ये ऑप्शन आएंगे तो उसमें क्या टिक करना है, अधिनेत्री राइट टिक करना है। और ये अधिनेत्री किसने कहा था, ये कहा था रंगनाथन ने कहा था, ठीक है। इसके बाद जो डीडीसी में जो शून्य का प्रयोग होता है, शून्य का मतलब जैसे मान लो लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस के लिए अंकन होता है उसमें 0 20। तो ये जो 0 है
देखो ये शुरू वाला जीरो है तो इसका प्रयोग और जो ये अंत वाला जीरो दोनों का प्रयोग, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड सब डिवीजन के साथ जोड़ते हैं तो इसको ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ता है। जब ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो ये जीरो हट जाता है जोड़ते समय, नंबर बनाते समय, वो आगे की बात है। तो जो ये शून्य का जो ये प्रयोग है इसके अंदर वो किसके रूप में किया जाता है? केवल सूचकांक के रूप में। किस रूप में शून्य का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? सूचकांक के रूप में। शून्य का प्रयोग सूचकांक के रूप में किया जाता है। और डीडीसी में जो विषयों का चुनाव होता है, डीडीसी में क्वेश्चन आए, डीडीसी में विषयों का चुनाव, डीडीसी में विषयों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। किस प्रकार से किया जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। डीडीसी में विषयों का चुनाव सामान्य से विशिष्ट की ओर किया जाता है। अब बात करते हैं डीडीसी के विभिन्न भागों की। किनकी बात कर रहे हैं? डीडीसी के विभिन्न भागों की। देखो डीडीसी को संपूर्ण जो डीडीसी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण डीडीसी को 3 भागों में बांटा गया है। डीडीसी है उसको, संपूर्ण डीडीसी को 3 भागों में बांटा गया। देखो पहला तो है टेबल, ठीक है, फिर दूसरा है शेड्यूल, ठीक है, फिर तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। टेबल, शेड्यूल और रिलेटिव इंडेक्स। देखो टेबल को हिंदी में बोलते हैं सारणी। क्या बोलते हैं? सारणी। शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची। क्या बोलते हैं? अनुसूची, ठीक है। और रिलेटिव इंडेक्स को बोलते हैं सापेक्षिक अनुक्रमणिका। सापेक्षिक अनुक्रमणिका। देखो डीडीसी को 3 भागों में टेबल, शेड्यूल और सापेक्षिक अनुक्रमणिका। ये महत्वपूर्ण भी ध्यान रखना है कि रिलेटिव मतलब कि डीडीसी के इंडेक्स को क्या कहा जाता है? रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। देखो टेबल, पहला भाग है इसका टेबल। देखो टेबल जो है सारणियां होती है, इसमें कितनी सारणियों का प्रयोग किया गया है? देखो 7 सारणियों का प्रयोग। कितनी सारणियों का? अब देखो मैंने 7 ही क्यों बोला, इसका रीजन यह है कि वर्तमान में हमारी भारतीय पुस्तकालय में डीडीसी 19वें एडिशन का प्रयोग होता है। और 19वें एडिशन के अंदर जो है 7 सारणियों का प्रयोग किया गया है। देखो सर्वप्रथम इन टेबल्स का प्रयोग है वो कब से शुरू किया गया है वो बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम टेबल का प्रयोग किया गया था शुरू 14वें संस्करण से। 14वें संस्करण से टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था। और उसमें कितनी टेबल थी? 4 टेबल थी। कितनी टेबल थी? 4 टेबल थी। उसके बाद 18 से लेकर के 21वें संस्करण तक जो टेबल की संख्या थी वो कितनी थी? 7 टेबल थी। फिर 22 और जो 23वां संस्करण है उसमें टेबल की संख्या कितनी थी? 6 टेबल थी। अब इन 6 टेबल में जो है वो कौन सी टेबल को उठाया गया? एक पर्सन, 7वें टेबल का नाम था पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्तित्व। मतलब जैसे मान लो कोई पेशे से डॉक्टर है, वकील है या कोई इंजीनियर है, तो उस उन जो व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तित्व को विभाजित करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जो इस टेबल का प्रयोग किया जाता था, तो इसको 22वें और 23वें एडिशन में हटा दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 14वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी? 4 थी। सर्वप्रथम टेबल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया? 14वें संस्करण में किया गया। 18वें मतलब 7 टेबल थी, तो कौन कौन से संस्करणों में टेबलों की संख्या 7 थी? तो 18 से लेकर के 21 तक टेबल की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान संस्करण में डीडीसी के वर्तमान संस्करण के अंदर टेबल की संख्या कितनी है? तो वो है 6। अब बात करें कि वर्तमान संस्करण में डीडीसी के कौन सी टेबल को हटा दिया गया है? तो टेबल संख्या 7 को हटा दिया गया और उसका नाम क्या था? पर्सन, ठीक है। देखो 7 टेबल कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करते हैं। सात टेबलों में
चाहिए नहीं है। देखो 7 टेबल के अंदर पहली जो टेबल है उसका नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी टेबल है उसका नाम है एरिया टेबल। देखो एरिया टेबल, ठीक, मैं याद करने के हिसाब से बताऊंगा आपको। तीसरी है वो देखो मतलब सब डिवीजन, देखो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ बोल के, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। मतलब देखो हिंदी में इसको याद रखना इजी है, साहित्य के उपविभाजन। किसके? साहित्य के उपविभाजन। साहित्य के, हिंदी में याद रखना है, इसको आसानी से याद रह जाएगी, साहित्य के उपविभाजन, ठीक है। चौथी टेबल क्या है? भाषा के उपविभाजन। भाषा के उपविभाजन, भाषा के उपविभाजन, ठीक है। फिर पांचवी जो टेबल आती है वो है रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप। ये तो इजी है, याद रही जाएगा, नेशनल ग्रुप, ठीक है। छठी आती है वो है लैंग्वेज, लैंग्वेज। और सातवीं टेबल आती है वो कौन सी है? पर्सन, ठीक है। ऐसे करके ये 7 टेबलें हैं। पहली जो टेबल है उसका नाम क्या है? पहली टेबल उसका नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी है उसका नाम है, दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का है एरिया टेबल। तीसरा है जो साहित्य के उपविभाजन। क्या है? साहित्य के उपविभाजन। देखो मैंने हिंदी में लिखा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो उसको इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, ठीक है। इसलिए जो ये इंग्लिश नाम है वो थोड़ा इसका याद रखना कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा। इसी प्रकार सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज आ जाएगा इस भाषा के उपविभाजन का नाम। फिर है पांचवा है रेशियल है, एथनिक है, नेशनल ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज है, ये वाला आता है, ठीक है। फिर छठा है लैंग्वेज। देखो इन जो ये टेबल्स हैं इनका प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इसका प्रयोग जीरो के साथ, मतलब जीरो के साथ किसी भी विषय के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। जीरो लगाओ और किसी भी क्लास नंबर के साथ इसको जोड़ सकते हो। तो एरिया टेबल है, इसको 0, 9 के साथ किसी भी क्लास नंबर के साथ जोड़ सकते हो आप। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, हालांकि इजीली में आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर कोई इस टेबल के अंदर कोई टफ क्वेश्चन घेरेगा तो वो यही घेरेगा कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसको किस अंक के साथ, क्लास नंबर के साथ जोड़ा जाता है, तो वो 0 के साथ। एरिया टेबल को क्लास नंबर के साथ कौन से अंक के साथ जोड़ा जाता है? 0, 9 के साथ। ये जो दोनों टेबल है इसको इन अंकों की सहायता से, मतलब कि किसी भी क्लास नंबर के साथ, मतलब सभी क्लास नंबर के साथ जोड़ा जाता है। और बाकी जो ये टेबल्स हैं इनको जोड़ने के लिए विशिष्ट क्या होते हैं? निर्देश दिए हुए होते हैं। मतलब इन टेबलों को निर्देशानुसार जोड़ा जाता है, मतलब जहाँ पर इनका मतलब कि यूज होगा, जिस भी क्लास नंबर में इसका यूज होगा वहाँ पर स्पेसिफिक रूप से इसके निर्देश होंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी।